नमस्कार। मैं जफर खान सिंधी। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनूठे प्यार और जज्बात की स्याही में आकंठ डूबी कहानीकार श्री नवनीत नीरव की संवेदनशील कलम से निकली कहानी लौटना। इस्पात नगरी में उस शाम मूसलाधार बारिश थी। वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आई थी। टिकट कटाकर मुझे बस में बिठाते हुए रश्मि बिल्कुल चुप थी। मुझे उसकी बात याद आ गई। मरना है तो अपने शहर में जाकर मरना। उसकी आवाज में एक रूखापन था जो मेरी ही कारस्तानियों का नतीजा था। बस चल चुकी थी। बारह घंटे की यात्रा, 8 बरसों के बाद एक शहर कि जिसको मैं भूल आया था। वे मेरी जवानी के दिन थे। हालांकि अब भी मैं खुद को नया महसूस करता हूं, लेकिन वो रुमानियत अब जाती रही। जब इस शहर के मशहूर जुबली पार्क में किसी शायर की तरह बेलौस अंदाज में रश्मि से कहता था, जब मैं मर जाऊं तो मेरा दिल इस पार्क के किसी कोने में दफना देना। इसकी एक एक धड़कन तुम्हारे शहर के नाम है। आज उसी शहर से उसने मुझे विदाई दे दी, न मालूम कितने दिनों के लिए। शायद हमेशा के लिए। मैंने मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल लिया था। विगत कई बरसों से एक नंबर संभाल कर रखा था, पर डायल कभी नहीं किया कि बस उसके आने का इंतजार किया। मंजर खिड़की से पार होते रहे। मैंने कांपते हाथों से उस नंबर को डायल कर दिया। पुराने लोग जल्दी नंबर नहीं बदलते। देर तक रिंग बजती रही। उधर से एक कांपती हुई सी आवाज आई, हेलो। मैं खामोश रहा। हेलो हेलो की आवाज आती रही। मन को कड़ा करते हुए मैंने कहा, पापा। अब उधर खामोशी थी। मैं इधर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उधर फोन पर दूसरी आवाज उभरी, रवि तुम ठीक तो हो बेटा? आवाज में थोड़ी अकुलाहट थी। मां थी। बेवक्त तो केवल बुरी खबरें ही आती हैं। इस बार मैं जा रहा था। मां, मैं वापस आ रहा हूं मां। मेरा गला भर्राया हुआ था। देश की राजधानी में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन वगैरह पिछले कुछ बरसों में बेतहाशा बढ़े हैं, जिनके छींटे गाहे बगाहे देश के हर छोटे बड़े शहरों पर भी पड़ते रहते हैं।
ऐसे ही एक बहुचर्चित रेप कांड पर हुए भारी प्रदर्शन ने मेरे जैसे कितने लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल दिया। नतीजतन मैंने एक बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ दी। जन आंदोलन में भाग लेना जुनून बन गया था। तब शादी को 5 साल होने को थे। रश्मि मेरे साथ थी, मेरे विचारों के साथ। उसे लगता था कि मैं कुछ दिनों में फिर वापस नौकरी पर लौट आऊंगा। सोशल सर्विस का खुमार बरसाती नाले की तरह है, पर यह नहीं हुआ। बस यहीं से मेरे और रश्मि के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हुए। एक वेल सेटल्ड जॉब छोड़कर ये गली गली शहर शहर भटकना उसकी समझ से परे होता जा रहा था। हकीकत क्या थी मुझे भी नहीं मालूम। बस बहुत सारी बेबुनियाद बातें जो हमारे आसपास तैर रही थीं, हम सबको उससे आजादी चाहिए थी। एक घर था, घर की आर्थिक जरूरतें भी थीं, जिसे पूरा करने में मैं चूकता जा रहा था। रश्मि को एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में नौकरी मिल गई थी, शहर से थोड़ी दूर। उसने स्कूल के कामकाज में खुद को व्यस्त कर लिया। इधर आंदोलनों का जोर बढ़ा, उधर मेरा रहन सहन अनियमित हुआ। सच तो ये था कि मैं उस पर काफी हद तक आश्रित था। हमारे रिश्तों में तलखी बढ़ चली थी। जहां जहां अभी तक प्रेम बैठा था, वहां एक अबूझ चिड़चिड़ेपन ने घर बनाना शुरू कर दिया। दिन में वो नहीं होती थी तो रातों को मैं बाहर रहने लगा था। धीरे धीरे मैंने घर आना कम कर दिया। बाद में उसने मेरा इंतजार करना भी। अचानक एक रात पेट में भयंकर पीड़ा हुई। अगले ही दिन अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था कि दिल्ली में असहिष्णुता और आजादी के नाम पर आंदोलनों ने अचानक आग पकड़ ली। मैं जोश से भर उठा था। अपनी हालत को नजरअंदाज करते हुए मैं शहर के तमाम प्रदर्शनों में भाग लेने लगा। रश्मि ने एक आध बार टोकना चाहा, लेकिन मुझे रोक पाना उसके लिए संभव नहीं हो सका। शहर के तमाम कॉलेजों सहित तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के युवाओं के साथ बड़े प्रदर्शन किए। आंदोलन के उग्र तेवर की वजह से कुछ धरपकड़ हुई, कुछ दिन भीतर भी रहा। वो कठिन समय था। अब हर बात के 2 पहलू थे। सबके अपने अपने सच थे और अपने अपने झूठ। मेरे घर में भी कमोबेश यही स्थिति थी। जब भी मैं घर में होता, किसी न किसी बात पर हमारी बहसें चलती रहती। बेरोजगार आदमी बेकार भी समझ लिया जाता है। ऑपरेशन के बाद जो आराम मिलना था, वो पिछले कुछ महीनों से मिला ही नहीं था। धीरे धीरे शरीर शिथिल पड़ने लगा था। आराम न मिलने की वजह से कमजोरी बढ़ने लगी थी। मैं आदतन कुछ गोलियों के बल पर उसे नजरअंदाज करने की भरपूर कोशिश में था। एक शाम घर में बिस्तर पर पड़ गया। खून की उल्टियां शुरू हो गई।
रश्मि स्कूल से थकी हुई लौटी थी। मुझे इस हालत में देखा तो परेशान हुई। मुझे कुछ डॉक्टरों से दिखाया, तुरंत थोड़ी राहत, लेकिन विशेष लाभ होता नहीं दिखा। उसके स्कूल की सीमित छुट्टियां भी मेरे इलाज में मददगार नहीं हुई। उसकी परेशानी बढ़ गई थी। स्कूल और घर के बीच झूलती एक अकेली रश्मि। थोड़े दिनों के बाद उसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इधर मैं घर में लेटा दिन भर दर्द से तड़पता रहता और आंदोलनों से कटता रहा। एक शाम मैंने रश्मि से अपने बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। वो किसी काम में उलझी पड़ी थी। उसने पलटकर 2 टूक शब्दों में जवाब दिया, मरना है तो अपने शहर में जाकर मरना। उसे मेरी बीमारी और रवैये ने बेहद परेशान कर दिया था। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी और मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ न जाने कब सो गया। एफएम सन सिटी के इस मंच पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कहानीकार श्री नवनीत नीरव की भीतर तक दस्तक देने वाले संवेदनशील स्पंदन युक्त कहानी लौटना। जब बस रुकी, आवाज आई, ओ साहब उठो, आखिरी स्टॉपेज आ गया है। मुझ कृशकाय को देख कंडक्टर ने छूकर जगाना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने बस से बाहर झांका। सामने बड़े होर्डिंग पर लिखा था, गढ़वा जिला बस स्टैंड। मैंने अपना बैग पीठ पर टांगा, लड़खड़ाते कदमों से बस से नीचे उतरने लगा। आसपास कई ठेले वाले लगे थे, कोई मूंगफली बेच रहा था तो कोई भुट्टे। कुछ ऑटो रिक्शा वाले बस से उतरने वालों से साथ चलने के लिए हल्की जबरदस्ती भी करने लगे थे। मैं हल्के मन से सबको मना करता रहा। सामने थोड़ी दूरी पर एक ऑटो खड़ा था। उसके सामने हाफ बाजू वाली सफेद शर्ट पहने एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके साथ हल्के पीले रंग की सूती साड़ी में एक अधेड़ उम्र की महिला भी थी, जो बस की तरफ इंतजार भरी नजरों से देख रहे थे। धीरे कदमों से चलता हुआ मैं उनके पास चला आया। अभी तक वे मुझे देख नहीं पाए थे। उनके पैर छुए। एक बार की तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मां ने कुछ सेकंड्स कुछ पहचानने की कोशिश करती रही। पापा लगातार मेरी तरफ देखते हुए भी मुझे नहीं देख रहे थे। 8 वर्षों में वो कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए थे। ऑटो स्टार्ट हो गया था। बीच वाली सीट पर आमने सामने मां और मैं थे। पापा मां की बगल में बैठे बाहर देखते रहे।
मां को मेरे दुबले हो जाने की चिंता हो आई थी। आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बेतरह संभालने की कोशिश में थी। बहुत सारे सवाल थे उनके, मुझसे नहीं ना, उनके अपने बेटे से, जिसको इस हाल में उन्होंने तो इस शहर से विदा नहीं किया था। मैंने पूछा था, मां हमारी शादी कब करा रहे हैं आप लोग? अरे तुम्हारे पापा इस बारे में कुछ कहते ही नहीं। क्यों? क्या उन्हें अपने बेटे की शादी नहीं करवानी? अरे उनका कहना है कि जब एक बार कोर्ट में खुद की मर्जी से शादी हो गई फिर दोबारा क्या कराना। पापा को जितना मैं समझ पाया था उतना लगता था कि मुझे अब यहां नहीं रहना चाहिए, कहीं दूर चले जाना चाहिए। लोगों को उन्हें बताने में आसानी होगी। जब अनुमति नहीं मिली तो फिर स्वीकृति का क्या मतलब। सचमुच मैं बहुत दूर हो गया था। वे इस तरह की छोटी बड़ी बातों के कुछ बिखरे बिखरे दिन थे। चंद खुशियों के तिनके मैं इस शहर से ले गया था। सोचा था उन्हें जीवन भर सहेज कर रखूंगा। जो रिक्तता है वो भर जाएगी। पर सब कुछ आपके मुताबिक तो नहीं होता ना। वो एक धागा जो मन के भीतर कहीं उतरता हुआ आपको जोड़े रखता है, वो तो हमारे बीच था ही नहीं, जिसका सिरा रश्मि ने भी पकड़कर छोड़ दिया था। दानरो नदी के पुल से हम गुजर रहे थे। दानरो नदी के दोनों किनारों पर कई गांव हैं, जिनसे कई सहपाठी रहे थे मेरे। विद्यावती भी 6ठी कक्षा तक वो मेरे साथ पढ़ी थी। दानरो के उस पार कहीं उसका गांव था। इसी बरसात के मौसम में नदी पार कर स्कूल आती थी वो। दिन भर गीले कपड़ों में ही पढ़ाई करती और फिर लौट जाती। वो कहां गई मुझे नहीं मालूम। साथ पढ़ने वाले बहुत से लोगों के बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन वो हमारे अवचेतन में ताउम्र बने होते हैं, अपने लोगों की तरह। शहर भी तो ऐसे ही सांस लेता है हमारे भीतर। दानरो मेरे बचपन से भी पहले से यहां बहती रही है। शायद शहर से प्यार है इसे। मेरे जैसे लोग किसी के प्यार के लायक नहीं। पलायनवादी होना जिनकी नियति है। शहर के बाहर तकरीबन आखिरी छोर पर अपना घर आ गया। अगले दिन डॉक्टर ने अपने निजी अस्पताल में मुझे दाखिल कर लिया। कुछ मल्टीपल डिजीज जैसी कोई चीज, ऑपरेशन में लापरवाही, सारी चीजें गड्ड-मड्ड हो रही थी। सबसे बढ़कर जो आराम चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। दिन गुजर रहे थे। अब मां अस्पताल में मेरे पास रहती थी। निश्चित समय पर पापा का आना जाना होता। तकरीबन 2 हफ्ते तक लोग अस्पताल में मां पापा से मिलने आते रहे, मुझे देखने के लिए भी। मैंने अनुमान लगाया कि तरह तरह की बातें हो रही थीं। खराब तबीयत को लेकर कम और मेरी अन्य बातों की चर्चा ज्यादा। मां के चेहरे पर परेशानियों के भाव थे,
जैसे वो कह रही हो, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा रे। आए भी तो फिर वही पुरानी बातों के पन्ने फड़फड़ाते हुए। कुछ दिनों में डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। मां को कुछ हिदायतें भी। घर में मां ख्याल रखती, पापा अपने स्कूटर से नियमित डॉक्टर के पास ले जाते। जैसे बचपन में दोनों मुझे तैयार कर मेरे स्कूल पहुंचाया करते थे। सुबह की मॉर्निंग वॉक हो या फिर किसी की सालगिरह, जन्मदिन, मैं उनके साथ जाने लगा। देखते देखते 4 महीने बीत गए। बीच में कभी कभार रश्मि का कॉल आता रहा, लेकिन वो नहीं आई। शायद छुट्टियां नहीं मिली उसे। मैं वापस लौटने की योजना बनाने लगा था। एक शाम मां मेरे पास बैठी थी। उनके हाथ ऊन कांटे पर चल रहे थे। वे मेरे लिए कोई स्वेटर बुन रही थी। उनको आभास था कि अब मैं वापस लौटना चाह रहा हूं। वापस लौटने की सोच रहे हो क्या? हाँ मां, दीपावली की सुबह चला जाऊंगा। नौकरी तो कर नहीं रहे ना? फिर कोई खास वजह? हाँ, नौकरी नहीं रही, पर कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं मां। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहां थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। मैं उठकर अंदर चला आया। बैठक खाने में पापा तेज कदमों से टहल रहे थे। मुझे अचानक अंदर आया देख वे असहज हो उठे। फिर उन्होंने खुद को सामान्य कर लिया। शायद वो मेरी और मां की बातें सुन रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। इतने बरसों तक दूर रहकर मुझे लगता था कि रिश्ते नातों की बहुत सी शिराएं सूख गई होंगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में फिर से उनका हरापन लौट आया। अब मैं हर तरीके से तंदुरुस्त था। त्योहारों का सिलसिला चल पड़ा था। दीपावली की शाम बड़ी सुहावनी रही। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था। मां ने मुझे नहा धोकर तैयार होने को कहा। साथ ही नया कुर्ता पायजामा दे गई। पापा बाजार से लेकर आए थे। रात को लक्ष्मी जी की पूजा के बाद मैं छत पर अकेला बैठा था। बीच बीच में शहर की आतिशबाजियां गुलजार हो रही थीं। हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा है मां पापा ने। फिर मेरी एक और बात मानने से इनकार क्यों कर दिया? कुछ कमी मेरी तरफ से भी रही होगी। वैसे भी इन 4 महीनों में रश्मि की चर्चा एक बार भी नहीं हुई। ना मैंने जिक्र किया, ना इन्होंने। सुबह मुझे लौटना था। मन भारी हो आया था। मैं छत पर ही लेट गया। सुबह उठा तो पाया किसी ने रात को शॉल ओढ़ा दी थी। शायद मां ने। दिन में मां पापा मेरे साथ बस स्टैंड आए। मां थोड़ी बुझी बुझी सी थी। इतने दिन मेरे साथ रहने से उनकी कोई उम्मीद दोबारा जिंदा हो आई थी। उसे मैं फिर अधूरा छोड़ रहा था।
बस चल चुकी थी। बस में बैठकर मैंने उन्हें देखा। वे दोनों बस की ओर देख रहे थे। बस मुख्य मार्ग की ओर बढ़ रही थी। वे अब भी वहीं खड़े थे। मैंने खिड़की से हाथ निकालकर हिलाया। दूर पापा का हाथ भी हवा में उठा था, अलविदा कहने को नहीं, आशीर्वाद देने को। मेरी धड़कन अचानक बढ़ गई थी। इतने बरसों से जिस कॉल का इंतजार था मुझे, वो सहसा आज आ गया था। मैं अपनी सीट पर खड़ा हो गया। शीशे से अपना पूरा हाथ बाहर निकालकर तब तक लहराता रहा जब तक वे मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गए। अब मैं जल्दी से जल्दी रश्मि के पास पहुंच जाना चाहता था। उसे थैंक यू जो कहना था, मेरे शहर से दोबारा मिलाने के लिए। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी कहानीकार श्री नवनीत नीरव की बेइंतहा जज्बाती कहानी लौटना। FM सन सिटी के लिए इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया श्री रवि दत्त मोहता ने। अगले शनिचर फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। मैं इस प्रोग्राम का मेजबान जफर खान सिंधी अब आपसे चाहता हूं इजाजत। नमस्कार।